नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुकुल पर। मैं हूं दुर्गेश पांडे और मैं लेके आया हूं आज दिनांक 27 मई 2026 से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो 26 में से जितने भी प्रश्न उत्तर बन सकते थे, जितने भी करंट अफेयर्स के न्यूज़ बन सकते थे, वो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा आईपी कैटलिस्ट पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? भारत सरकार द्वारा आईपी कैटलिस्ट पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी वाणिज्य मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटवाई ने मई 2026 में आईपी कैटलिस्ट पहल लॉन्च की। इसका उद्देश्य भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी पेटेंट, कॉपीराइट और नवाचार को बढ़ावा देना है। इस प्लेटफॉर्म ने सीडेक पुणे द्वारा विकसित किया गया है। भारत में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 1.43 लाख से अधिक पेटेंट आवेदन हुए हैं। इसलिए भारत सरकार ने नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। यह पहल स्टार्टअप, रिसर्च संस्थानों और टेक कंपनियों को सहायता प्रदान करेगी। एग्ज़ाम फैक्ट है कि सीडेक का मुख्यालय पुणे में है। तो सीडेक का मुख्यालय पुणे में है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो भारत सरकार द्वारा आईपी कैटलिस्ट परियोजना लॉन्च की गई, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस नई नीति को मंजूरी दी? ऑप्शन ए हरित ऊर्जा नीति, ऑप्शन बी कृषि निर्यात नीति, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026, ऑप्शन डी डिजिटल ग्राम योजना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026। तो महाराष्ट्र सरकार ने एआई पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी। इस नीति के अंतर्गत राज्य में 10,000 करोड़ से अधिक निवेश आकर्षित करने और लगभग 1.5 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। नीति में एआई एक्सीलेंस सेंटर्स, इनोवेशन सिटीज़ और युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। सरकार ने एआई स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ का वेंचर फंड भी प्रस्तावित किया है। यह नीति भारत में तकनीकी विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार इस योजना को लाई है। इसे एग्ज़ाम फैक्ट है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है तथा वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम सीपी राधाकृष्णन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है, दिल्ली मेट्रो और एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किस कार्ड को लॉन्च किया? ऑप्शन ए भारत ट्रैवल कार्ड, ऑप्शन बी रुपे ऑन द गो एनसीएमसी कार्ड, ऑप्शन सी स्मार्ट भारत कार्ड, ऑप्शन डी मेट्रो डिजिटल कार्ड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रुपे ऑन द गो एनसीएमसी कार्ड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी और एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने मई 2026 में सह ब्रांडेड रुपे ऑन द गो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया। यह कार्ड यात्रियों को मेट्रो, बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में एक ही कार्ड से भुगतान की सुविधा देता है। यह कार्ड वन नेशन वन कार्ड अवधारणा को मजबूत करता है। इसमें रुपे नेटवर्क आधारित डिजिटल भुगतान की सुविधा भी है। ऐसे प्रश्न ध्यान रखिएगा कि बैंकिंग और रेलवे परीक्षाओं में
बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि इनमें डिजिटल पेमेंट और परिवहन सुधार शामिल होते हैं। एनसीएमसी योजना को वन नेशन वन कार्ड भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे वन नेशन वर्ल्ड कार्ड के बारे में पूछा जाएगा तो उसमें आप एनसीएमसी को ऑप्शन सही टिक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आरबीआई की एमपीसी ने मई 2026 में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर स्थिर रखा? ऑप्शन ए 5.25, ऑप्शन बी 5.50, ऑप्शन सी 5.75, ऑप्शन डी 6.25%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5.75%। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने मई 2026 की बैठक में रेपो रेट को 5.75 पर स्थिर रखा। आरबीआई ने घरेलू मांग में वृद्धि और नियंत्रित मुद्रास्फीति को देखते हुए यह निर्णय लिया। अप्रैल 2026 में खुदरा महंगाई दर घटकर 3.8% रही, जो पिछले 18 महीने की सबसे कम थी। रेपो रेट वह दर होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। तो आप लोग को ध्यान देने वाली बात है, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है जिसकी यहाँ पर बात चल रही है, तो रेपो रेट का मतलब होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब आपके बैंकों को जो लोन देती है उसको रेपो रेट बोलते हैं, या जिस दर पे देती है उस दर को बोलते हैं इंटरेस्ट रेट ऑफ रेपो रेट। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ग्रीन मेथनॉल परियोजना कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन ए मुंबई पोर्ट, ऑप्शन बी कोच्चि पोर्ट, ऑप्शन सी कांडला पोर्ट, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम पोर्ट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कांडला पोर्ट। तो भारत की पहली ग्रीन मेथनॉल परियोजना कांडला स्थित दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में स्थापित की जा रही है। यह परियोजना प्रोसिफ जूलिफायर नामक आक्रामक पौधे को स्वच्छ ईंधन में बदलने का कार्य करेगी। ग्रीन मेथनॉल समुद्री परिवहन को कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगा। भारत सरकार ग्रीन पोर्ट्स इनिशिएटिव के अंतर्गत पर्यावरण अनुकूल बंदरगाह विकसित कर रही है। तो यह जो है प्रोसिप जूलिफोरा नामक आक्रामक पौधे को ईंधन में बदलने से संबंधित कार्य करेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कांडला पोर्ट। तो चलिए हम आपको एक प्रश्न दे के जा रहे हैं कि कांडला पोर्ट कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि कांडला पोर्ट कहाँ स्थित है। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी धर्मेंद्र, ऑप्शन सी नसरुद्दीन शाह, ऑप्शन डी अनुपम खेर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धर्मेंद्र। राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार 2026 समारोह में अंतर्गत धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी ओर से यह सम्मान हेमा मालिनी ने ग्रहण किया। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल है। इन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा और सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में पुरस्कार एवं सम्मान से जुड़े प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग इस पुरस्कार को जरूर ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएं, क्योंकि मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार श्री धर्मेंद्र जी को मिला है और यह भारतीय सिनेमा के बहुत ही बड़े स्टार थे। तो इसलिए आप इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। और हम आपको बताते चलें कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल 2026 किस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी खेल मंत्रालय,
ऑप्शन सी युवा मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खेल मंत्रालय। भारत के खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल 2026 जारी किए। इन नियमों का उद्देश्य खेल संघों में पारदर्शिता, जवाबदेही और विवाद निवारण प्रणाली को मजबूत करना है। यह नियम नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के अंतर्गत लागू किए गए हैं। इसमें राष्ट्रीय खेल महासंघों के कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित होगी। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की स्थापना 1927 में की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खेल मंत्रालय। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको हमारी ये करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतर कर सकें। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और हाँ, आप ये करंट अफेयर्स का PDF हमारे टेलीग्राम डिजिटल गुरुकुल बाई पांडे सर से जाके ले सकते हैं। तो अगर अभी आप मेरे चैनल डिजिटल गुरुकुल बाई पांडे सर को फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप टेलीग्राम पर जाके चैनल को फॉलो कर लीजिए। अगला प्रश्न है, SAI की टॉप्स डिवीज़न को कितने ओलंपिक खेलों की जिम्मेदारी सौंपी गई? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 35। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 27। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 27। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI यानी कि साई ने अपने पुनर्गठन के तहत टॉप्स डिवीज़न को 27 ओलंपिक खेलों की जिम्मेदारी सौंपी। टॉप्स यानी कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम भारत के खिलाड़ियों को ओलंपिक स्तर पर तैयार करने के लिए बनाई गई योजना है। इस कदम का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, संसाधन और निगरानी प्रदान करना है। यह खेल प्रशासन में सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तो टॉप्स योजना 2014 में शुरू की गई एक योजना है। तो साई के टॉप्स डिवीज़न में कितने ओलंपिक खेलों की जिम्मेदारी सौंपी गई? तो उसका सही उत्तर होगा 27 खेलों की। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2026 में कितनी रही? ऑप्शन ए 5.1%, ऑप्शन बी 4.7%, ऑप्शन सी 3.8%, ऑप्शन डी 6.2%। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3.8%। अप्रैल 2026 में भारत की CPI आधारित खुदरा मूल्य दर घटकर 3.8% रही। यह पिछले 18 महीनों का सबसे निम्न स्तर रहा। खाद्य पदार्थ, विशेषकर सब्जियों और दालों की कीमत में कमी इसकी प्रमुख कारण रहे। महंगाई दर अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेत है और RBI की मौद्रिक नीति इससे प्रभावित होती है। तो CPI डेटा जारी करने वाली संस्थान MOSPI है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3.8%। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में कुल मर्चेंडीज एक्सपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कितने डॉलर तक पहुँचे? ऑप्शन ए 600 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 700 बिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 803.4 बिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 950 बिलियन डॉलर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 803.4 बिलियन डॉलर। भारत के मर्चेंडीज एक्सपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 803.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए। यह पहली बार है जब भारत ने 800 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया। सरकार की उत्पादन आधारित परियोजनाएं PLI, वैश्विक मांग और निर्यात प्रोत्साहन नीति इसके मुख्य कारण है। निर्यात वृद्धि से विदेशी मुद्रा भंडार और आर्थिक विकास को मजबूती मिलती है। यह सब्जेक्ट बैंकिंग और SSC तथा UPSC के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस डेटा को याद रखिएगा।
भारत का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यात नीति तैयार करता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपको एक मैं बात बता दूं कि जब मैं ये 15 प्रश्नों या 20 प्रश्नों को आपके सामने लेके आता हूं तो जितने देर में आपको ऑप्शन बताता हूं उतने देर में आप भी अपने से एक सही उत्तर चुना करिए और लास्ट में एनालिसिस किया करिए कि आपने कुल कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में नमाम 112 AI आधारित हेल्पलाइन किस शहर में शुरू की गई? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी पुणे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। बेंगलुरु पुलिस ने नमाम 112 नामक AI आधारित बहुभाषी आपातकालीन हेल्पलाइन लॉन्च किया। यह हेल्पलाइन 10 से अधिक भारतीय और विदेशी भाषाओं में सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य भाषा संबंधी बाधाओं को खत्म कर लोगों को तेजी से सहायता उपलब्ध कराना है। AI आधारित सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग भारत में तेजी से बढ़ रहा है। यह विज्ञान एवं तकनीक से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। 112 भारत का एकीकृत आपातकालीन नंबर है। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में एथेनॉल उत्पादन में पहली बार किस फसल ने गन्ने को पीछे छोड़ा है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी बाजरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मक्का। मई 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में पहली बार एथेनॉल उत्पादन में मक्का ने गन्ने को पीछे छोड़ दिया। एथेनॉल सप्लाई ईयर 2025-26 के दौरान लगभग 182 करोड़ लीटर एथेनॉल मक्का से उत्पादित किया गया। सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने के लिए वैकल्पिक स्रोतों को प्रोत्साहित कर रही है। इससे किसानों की आय और ऊर्जा दोनों क्षेत्रों में मजबूती होगी। यह विषय कृषि एवं अर्थव्यवस्था दोनों से जुड़े हैं। तो फैक्ट में भारत ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीट यूजी 2026 परीक्षा किस कारण रद्द कर दी गई? ऑप्शन ए तकनीकी खराबी, ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन सी पेपर लीक, ऑप्शन डी कम उपस्थिति। तो इसका सही उत्तर होगा पेपर लीक। NTA ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द कर दिया। इस मामले ने की CBI जांच को सौंपी गई है और पुनः परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की गई है। परीक्षा में पारदर्शिता और परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने एंटी चीटिंग नियम कानून को सख्त बनाने की बात कही है। शिक्षा और प्रशासनिक सुधार से जुड़े प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो NTA की स्थापना 2017 में हुई थी। तो NTA अभी हाल ही में नीट पेपर लीक की वजह से चर्चा में रहा। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR फेज़ 3 किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए UPSC, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी संसद सचिवालय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग ECI SIR फेज़ 3 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन करना है। इस अभियान के अंतर्गत लाखों बूथ लेवल ऑफिसर घर जाकर मतदाता जानकारी को सत्यापित करेंगे। चुनाव सुधार और मतदाता सूची अपडेट भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। यह विषय पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में मई 2026 में गंभीर हीट वेव की स्थिति की जानकारी किस संस्थान ने जारी किया? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी IMD, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी CPCB। तो
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी IMD। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मई 2026 में महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में गंभीर हीट वेव की चेतावनी जारी की। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में तापमान लगभग 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। IMD समय समय पर मौसम चेतावनी जारी कर जनजीवन और कृषि को सुरक्षित रखने में मदद करता है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रश्न UPSC एवं SSC परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हैं। तो IMD की स्थापना 1875 में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आज यानी कि 27 मई 2026 के करंट अफेयर्स के प्रश्न समाप्त होते हैं। तो 27 मई 2026 से जितने भी प्रश्न बन सकते थे वह सारे प्रश्न हमने इस सीरीज़ में कवर किए हैं। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट ला सकूं। हालांकि यह एक सफिशिएंट कंटेंट है UPSC से लेके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम तक के लिए। इससे बाहर करंट अफेयर के लिए मैं दावा कर सकता हूं कि एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सुप्रभात। जय हिंद, जय भारत।